नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस राजस्थान की रिवीजन की करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के सवाल जो पिछले सप्ताह भर में चर्चा का विषय रहे, जिसमें महत्वपूर्ण रहा आपका बजट का जो विषय था वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। उस पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जिसके कुछ सवाल आपको पहले भी करवाए जा चुके हैं। एक बार फिर रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए, आप सभी को राम राम, नमस्कार। आप तक मेरी आवाज पहुंच गई क्या, जरा ये सूचित करिए। जय श्री श्याम, फ्रूटी, सैंडी वर्मा, एस के किरोड़ीवाल, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अजय सिंह शेखावत, सुरेश कुमार, हेलो गाइस, नमस्कार। हाँ जी जी, सबको पहुंच रही है, इसका मतलब मेरी आवाज और आप लोगों तक। तो चलिए मित्रों, अब शुरुआत कर ही देते हैं। जब आप लोगों को हमारी आवाज मिली गई है तो हमारी जिंदगी एक साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है, लगातार चलते रहे, यही जिंदगी है। रुका हुआ पानी और रुकी हुई जिंदगी की हालत क्या होती है, ये आप लोग बहुत सारे उदाहरणों से देख सकते हैं। तो हमारी जिंदगी जो है वो साइकिल की तरह लगातार चलती रहनी चाहिए। इसके बाद है, नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। एक मंजिल जो है वो भी आपका ख्वाब बन जाए, मंजिल इतनी दूर हो जाए कि आपको कुछ समझ में नहीं आए बाद में। तो इतनी भी नींद मत लीजिए, लेकिन पर्याप्त नींद लेकर भी आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ 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 गुरुजी, आ कुनागी। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने आप जिस प्रकार के आप विचारों का संदेशों को भेजोगे, ठीक उसी प्रकार के संदेश आपको वापस क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो संदेश अच्छे भेजिए, संदेश सकारात्मक भेजिए अपने बॉडी से। अपने आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए जिससे आपके चारों ओर का वातावरण जो वो सकारात्मक रहे। तो इसी बातों को लेकर आप सभी के सामने अब हाजिर हैं और सवालों की अब शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल जरा देखिएगा। ये तो 26/2/2022, मात्र इस महीने के 2 दिन शेष बचे हैं। इसके बाद तो आप लोग अब सचेत हो जाइए। एक एक दिन गुजरना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि आपको जरूरत है एक ऐसी चीज की जिसके लिए समर्पण भाव आप में होना जरूरी है। तो चलिए पहला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाँ जी, यहां लिखा है, राजस्थान संगीत संस्थान द्वारा आयोजित नृत्याभिराम सीरीज जो है, इस नृत्याभिराम सीरीज कार्यक्रम में प्रेरणा श्रीमाली ने प्रस्तुति दी है। इनका संबंध किस नृत्य से है ये बताइए। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि राजस्थान में प्रेरणा श्रीमाली का संबंध जो है वो किस नृत्य से है, कथक नृत्य से है। कथक नृत्य जो है वो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का क्या है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। ये वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यह है कथक है, जो कि जयपुर घराना इसका जो है क्या है, जयपुर घराना वो बड़ा प्रसिद्ध है। जयपुर घराना जो है वो इसका प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसका एक नया घराना जो है, नया घराना नाम नहीं है, ये नया घराना है वो लखनऊ का घराना है। क्या है, लखनऊ का जो घराना है वो इसका एक नया घराना है। ठीक है, आप सब लोग ये जानते होंगे, बीजू महाराज का नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। प्रेरणा श्रीमाली वर्तमान में चर्चित है। और एक आपने नाम सुना होगा उदयपुर के उदय शंकर का। किसका नाम, उदयपुर के उदय शंकर जो है वो भी इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उदय शंकर कहां से संबंधित है, तो उदयपुर से संबंधित है। इन सब का संबंध इसी से है। ठीक है, और कुचिपुड़ी जो है वो कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। घूमर जो है वो हमारे यहाँ का ही नृत्य है, जो कि गणगौर के अवसर पर किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन इसमें पुरुष कभी नृत्य करते नहीं है। पुरुष प्रधान नृत्य है, जो पुरुष कभी इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या आने जा रहा है, तो इसका सही जवाब मैंने बता दिया। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध कहां से है, तो वो कथक नृत्य से है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ऑपरेशन संबल अभियान कलेक्टर राजन विशाल द्वारा किस जिले में शुरू किया गया।
यानी सरकारी सेवाओं की अच्छे ढंग से पहुंच हो, जितने सरकारी अधिकारी है वो कार्य को समय पर कर सकें, लोगों तक सेवाओं को सही समय पर प्रदान कर सकें, राजकीय सेवाएं जो है यानी सरकारी सेवाएं हैं जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए जयपुर के जिला कलेक्टर राजन विशाल के द्वारा ऑपरेशन संबल जो है वो शुरू किया गया। कहां के कलेक्टर हैं? तो ये जयपुर के कलेक्टर हैं जिनके द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। और किसके लिए? सरकारी सेवाओं की पहुंच, सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया है, बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बन सके, वह जरूरतमंद को लाभ मिल सके, जरूरतमंद जो है उस जरूरतमंद को क्या हो सके? लाभ प्राप्त हो सके, लाभ मिल सके। इसके लिए इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो कहां से की गई है? जयपुर से शुरुआत इसकी की गई है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं, फटाफट इनको देखते रहिए क्योंकि आप लोगों ने ये पहले से सब सवाल पढ़ रखे हैं। आज के जितने भी सवाल है वो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 14 सितंबर। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों है 21 फरवरी। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस जो है वो क्या किया जाता है? मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा हमारी मायड़ भाषा है, यानी हमारी भाषा राजस्थानी भाषा है। उस राजस्थानी भाषा का जो दिवस है वो कब आता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है मातृभाषा दिवस, ये हमें ध्यान रखना है। 13 फरवरी के दिन क्या किया जाता है? महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस है या महिला दिवस विश्व वाला है? तो इस दिन महिला दिवस मनाया जाता है और किसकी याद में? तो यह आपको बता रखा है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू है वैसे ये, सरोजिनी नायडू जो है, सरोजिनी नायडू, इनकी याद में। ये भारत की क्या थी? प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम राज्यपाल थी। और इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो क्या है? सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। और एम विश्वेश्वरैया का नाम भी आपने सुना होगा। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस के सामने जिस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि एम पटाभी सीतारामैया जो है इनकी हार जो है वो मेरी हार होगी, तो पटाभी सीतारामैया ने कहा था कि राज्यपाल जो है वो राज्यपाल राज्य में आने वाले विभिन्न मेहमानों की आओ भगत करने, उन्हें चाय पानी पिलाने, चाय नाश्ता करवाने वाला ही एक आदमी है, इससे ज्यादा इसके पास कुछ है नहीं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो 13 फरवरी हो गया। 14 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाते हैं, ब्लैक डे। ब्लैक डे किस लिए? क्योंकि इस दिन जो हमारा यहाँ आतंकवादी जो है इन संगठन के द्वारा किए गए सबसे बड़े हमले की हम लोग बरसी इस दिन क्या करते हैं? मनाते हैं। पुलवामा हमले की बरसी जो है वो किस दिन मनाई जाती है? 14 फरवरी को। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। तो इसका सही जवाब आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के मध्य कहां किया गया? बस आप तो यह बता दीजिए, इतना सही। राजस्थान में किस किस के बीच में? ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास जो है, ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया गया, जिसके किस एयरबेस का प्रयोग किया? F-60 फाइटिंग फाल्कन जो है वो तो ओमान का था। किसका था? ओमान का F-60 विमान जो उसने भाग लिया। सुखोई विमान जो है वो किसका था? भारत का। इन दोनों ने भाग लिया। तो यह आपका कहां आयोजित हुआ? तो जोधपुर में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। राजस्थान के सूरतगढ़ में आपको पता होगा राजस्थान का सबसे पहला जो है वो क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट, यानी क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया गया? पावर प्लांट कहां पर लगाया गया था? तो ये ध्यान रखना, यह प्लांट सूरतगढ़ गंगानगर में लगाया था। सूरतगढ़ गंगानगर में इसको लगाया गया। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसकी क्षमता जो है वो 1000 मेगावाट से अधिक होनी चाहिए, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि उसमें कम से कम एक इकाई ऐसी होनी चाहिए जिसकी क्षमता जो है वो 500 मेगावाट से क्या हो? ज्यादा हो। कम से कम उसमें एक इकाई ऐसी हो जिसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 500 मेगावाट से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए।
पलाना क्षेत्र कहां पर पड़ता है? तो पलाना क्षेत्र है वो आपका बीकानेर के अंतर्गत, और बीकानेर में एक क्षेत्र है पूनम। क्या है? पूनम क्षेत्र जो है वो तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है। क्या है? बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है। बीकानेर और नागौर जो बेसिन है, इस बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है जिसका नाम क्या है? पूनम क्षेत्र है। जैसलमेर के बारे में आपको कई बार बताया जा सकता चुका है। शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट जो है, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट, ये शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट को मंजूरी नीति आयोग के द्वारा दी गई है, और यह प्रोजेक्ट अब किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो इसका कार्य बीएसएफ के द्वारा किया जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसमें बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को क्या करने वाला है? पूरा करने वाला है। तो चलिए मेरे मित्रों, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। यहां पर क्या है? जोधपुर में ही ईस्टर्न ब्रिज 6 आगामी परीक्षाओं में सवाल आएगा। खुदा भी इस सवाल को रोक नहीं सकता, आप देख लेना, आगामी परीक्षाएं जब हो तो मिला लेना इस सवाल को। आएगा ईस्टर्न ब्रिज 6 किन किन के बीच हुआ? तो भारत और ओमान, आप जवाब दे सकते हैं। ये रहा भारत और ये क्या है? आपका ओमान है। इसके बाद आपसे दूसरा सवाल यह पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो यह जोधपुर में आयोजित किया गया। चलिए जी, अगला सवाल जरा देखो क्या है। दिल्ली में फिक्की के फ्लो अवार्ड कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य की किस महिला को सम्मानित किया? यह बताइएगा। फिक्की के द्वारा फ्लो अवार्ड जो है उसका कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में। तो इस दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने इनमें से राज्य की किस महिला को सम्मानित किया, और वो भी फ्लो अवार्ड से? तो निधि ढोलिया और रूमा देवी को क्या किया? ये दोनों महिलाएं ऐसी है राजस्थान की जिनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। निधि ढोलिया और रूमा देवी। रूमा देवी को तो शायद राजस्थान का बच्चा जानता है, और अब तो आरपीएससी भी रूमा देवी को बहुत अच्छे से जानने लग गई है। तो ये रूमा देवी के बारे में ध्यान रखिएगा। रूमा देवी जो है उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ा राजस्थान का चेहरा बन चुकी है, जो न केवल देश में ही पहचानी जा रही है बल्कि अमेरिका जैसे देश तक भी अपने स्किल के माध्यम से, अपने जो इनका उद्यमिता का जो स्किल है उस स्किल के माध्यम से दुनिया भर के देशों में इनकी एक अलग पहचान जो है वो क्या हुई है? स्थापित हुई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है बच्चन पांडे। बोल बच्चन बोल। बच्चन पांडे की एक फिल्म आने वाली है, यानी बच्चन पांडे नाम से एक फिल्म आ रही है अभी अक्षय कुमार की, जिसमें राजस्थान के किस जिले के बियर्ड मॉडल जो है वो आपको नजर आने वाले। बियर्ड मॉडल का मतलब है बढ़ी हुई दाढ़ी वाले कलाकार। क्या है? बढ़ी हुई दाढ़ी वाले जो कलाकार हैं, दाढ़ी वाले क्या है? कलाकार जो है वो आपको इसमें नजर आने वाले हैं। तो बढ़ी हुई दाढ़ी वाले कलाकार जो है वो आपको कहां पर नजर आने वाले हैं? कौन सी ऐसे जिला है जिनके कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है? बड़ी दाढ़ी के कलाकार जो है, बड़ी दाढ़ी के कलाकार, उनको बियर्ड मॉडल बोलते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म में ऐसा होगा, और ये कलाकार कहां से संबंधित होंगे? तो बीकानेर से संबंधित होंगे। बीकानेर के ऐसे कलाकारों को इस बच्चन पांडे की फिल्म में क्या किया गया? शामिल किया गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा। संजय कुमार क्षत्रिय आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी। आरपीएससी में 1+7 मेंबर्स होते हैं। आरपीएससी की पहले स्थापना कहां पर की गई थी? तो 20 अगस्त के दिन 1949 में स्थापना कहां हुई थी? पहले जयपुर में हुई थी, लेकिन बाद में यही कार्यालय कहां पर स्थापित कर दिया गया था? अजमेर में स्थापित कर दिया गया। अजमेर की घुघरा घाटी में आज के दिन जो है वो आरपीएससी का मुख्यालय क्या है? स्थापित है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह पर करेगा, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल उसको हटा नहीं सकता। यहां पर लिखा है संजय कुमार जो क्षत्रिय हैं, ये संजय कुमार क्षत्रिय मेरे मित्रों आरपीएससी के क्या है? चेयरमैन बने। आरपीएससी ये इसके क्या है भैया? चेयरमैन है। और किसके स्थान पर बने हैं? चेयरमैन। तो देखिए आपको 3 नाम याद कर लेने चाहिए, पूछा कभी नहीं जाएगा आपसे ये तीनों नाम। अब भूपेंद्र यादव रहे चेयरमैन पूर्णकालिक। इसके बाद 2 व्यक्तियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, अतिरिक्त क्या कार्यवाहक बनाया गया? एक तो शिव सिंह राठौड़। क्या थे? शिव सिंह राठौड़। शिव सिंह राठौड़ जो है इनको कार्यवाहक बनाया गया पहले। इसके बाद जसवंत राठी जो है, जसवंत राठी, इनको तो 2-3 दिन ही मौका मिला, जसवंत राठी। उसके बाद अब कौन आ गए भैया? संजय कुमार क्षत्रिय। संजय कुमार जो है, ये संजय कुमार जो है वो आ गए इसके बाद। तो चलिए अब देखिएगा
इनके स्थान पर, ये पहले जयपुर के आईजी के पद पर काम कर रहे थे संजय कुमार क्षत्रिय, प्लस इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की सलाहकार, जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहां पर इसके स्थान पर जयपुर के आईजी जो है वो उमेश चंद्र दत्रा को क्या किया गया, बनाया गया। उषा शर्मा जो है वो राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी, आपको पता है। उषा चोमर जो है इनका संबंध अलवर से है, कहां से है, अलवर से। और मेला ढोने की परंपरा को छोड़ने के लिए, मेला मूला नहीं है, मेला है, क्या है भैया, मेला, ये मेला ढोने की परंपरा के विरोध करने की वजह से, मेला ढोने की परंपरा का विरोध करने की वजह से इन्हें पद्म श्री अवार्ड जो है वो भी क्या है, मिल चुका है, ये ध्यान रखना। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है वो इस बार का पद्म श्री अवार्ड जो है, पद्म श्री अवार्ड इस बार इनको दिया गया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को इस बार का पद्म श्री अवार्ड जो है वो राजस्थान की तरफ से व्यक्तित्व के तौर पर शामिल किया गया। इसके अलावा भी आपको मालूम होना चाहिए, हमारी अवनी जो लेखरा है, अवनी लेखरा, इनको भी पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। प्लस इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इस बार ये सवाल आएंगे अभी जल्दी। राजीव महर्षि, राजीव क्या है, महर्षि, राजीव महर्षि के साथ देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि जो है झाझड़िया, इन दोनों लोगों को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आप लोग सब जानते हैं। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 18 से लेकर के 6 मार्च तक नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन कहां किया जा रहा है, राजस्थान में। 18 फरवरी से शुरू हुआ और 6 मार्च तक चलने वाले नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या है अगला सवाल जरा देखो, द स्टार इन माई स्काई, द स्टार इन माई स्काई पुस्तक किसकी है, जिसका विमोचन जयपुर में अभी हाल ही में किया गया था। रफीक खान की पुस्तक है, या फिर बीना काक की पुस्तक है, या दिव्या दत्ता की पुस्तक है, या फिर कलराज मिश्र की पुस्तक है, कलराज मिश्र। इनमें से यह पुस्तक किसकी है, ये जरा आपको बताना है कि भैया द स्टार इन माई स्काई यह दिव्या दत्ता की पुस्तक है, जिसका विमोचन किसकी उपस्थिति में किया गया, पूर्व पर्यटन मंत्री बीना काक और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख जो रफीक खान है, इन दोनों ने इसका क्या किया, पुस्तक का विमोचन किया। दिव्या दत्ता की लिखी ये पुस्तक है द स्टार इन माई स्काई, यह पुस्तक, इसका विमोचन जयपुर में किया गया। कहां पर, जयपुर में इसका विमोचन किया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, पुस्तक महारी मायड़ का लोकार्पण, मारवाड़ी भाषा की पुस्तक है जिसका राजस्थानी दिवस पर इसका विमोचन किया गया। पुस्तक क्या है, महारी मायड़, इसका लोकार्पण किया गया अभी हाल ही में। तो आपसे पूछा है यह पुस्तक किसकी है, यह बताइए जरा, इसका लोकार्पण कहां किया गया, यह पुस्तक किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है, विजयदान देथा की है, विजयदान देथा, भंवरलाल सामोर की है, या मीनाक्षी बोरान की है। तो यह पुस्तक जो है वो मीनाक्षी किसकी है, बोरान की है। कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम क्या है, पाथल और पीथल है। क्या है, पाथल और क्या है जी, पीथल है। ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये है, जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पहेली फिल्म जो है, पहेली फिल्म, उस पहेली फिल्म पर सवाल आ चुका है कि भैया ये पहेली फिल्म किसकी रचना है, जिस रचना पर पहली फिल्म का निर्माण किया गया है, तो आपको यह बताना है। कई बार यह सवाल रिपीट हो चुका है, तो आपको इसको ध्यान भी रख लेना है। मीनाक्षी बोरान की पुस्तक है महारी मायड़। विजयदान देथा को दिग्गी के नाम से भी क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, और पिछली परीक्षाओं में भंवरलाल सामोर की रचनाओं पर भी सवाल आ चुका है। चलिए नेक्स्ट जरा बात करते हैं, बजट हो गया। चलिए अब बजट के सवाल आने वाले हैं, बस 2 सवाल और बचे, उसके बाद सीधे बजट के सवाल आएंगे सारे के सारे ही। जयपुर रामनिवास बाग में स्थित अल्बर्ट हॉल में अपना अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, हाँ जी, तो बताइए जरा, हाँ बोलो। जयपुर रामनिवास बाग में स्थित अल्बर्ट हॉल में हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, अल्बर्ट हॉल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। जयपुर में रामनिवास बाग में स्थित है ये अल्बर्ट हॉल, जो कि महाराजा कॉलेज के पास है। महाराजा कॉलेज का निर्माण राम सिंह ने करवाया था। किसने, किसके पास है ये, महाराजा कॉलेज। जो रामनिवास बाग है उसके पास में ही महाराजा कॉलेज, राज्य का पहला साइंस कॉलेज जो है उसके नाम से उसे क्या किया जाता है,
पहचाना जाता है और इसका निर्माण जयपुर के महाराजा राम सिंह के द्वारा क्या निर्माण इसका करवाया गया था, जिसमें हाल ही में विज्ञान जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन, विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था, विज्ञान मेले का आयोजन अभी हाल ही में वहां पर किया गया था। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो इसका अभी हाल ही में 136वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया, यानी इसकी स्थापना के 135 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। स्थापना के 135 वर्ष क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके स्क्रीन पर। यह रहा अगला सवाल। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया? जन अभाव अभियोग समिति जो है उस समिति का अभी हाल ही में किसे प्रमुख बनाया गया, यह जरा बताइएगा। जन अभाव अभियोग समिति जो है निराकरण समिति है राज्य की, यानी जनता के जो अभाव और अभियोग हैं उनकी मांगों को सुनने के लिए एक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पुखराज पराशर, ठीक है, पाराशर है, ठीक है, पाराशर, टीकाराम जूली, सुभाष गर्ग, सुखराम बिश्नोई। तो इसका सही जवाब है प्रदीप पाराशर नहीं है ये वाला, यह है पुखराज पाराशर है। पुखराज क्या है? पाराशर। पुखराज पाराशर को बनाया गया। टीकाराम जूली जो है वो अलवर ग्रामीण से विधायक है और वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, अधिकारिता मंत्री के तौर पर निभा रहे हैं। केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री की, तो वीरेंद्र सिंह है। कौन है? वीरेंद्र सिंह जो है वो हैं। किसके स्थान पर बने थे ये वाले? तो आपको पता होगा कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल जो हैं उनके स्थान पर बने थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? सुभाष गर्ग हैं। खूब चर्चा का विषय रहा है तकनीकी शिक्षा मंत्री। तकनीकी शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है? शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री के तौर पर आपको पता होना चाहिए सुभाष गर्ग। सुखराम बिश्नोई जो है ये आपको पता है श्रम मंत्री है। क्या है? श्रम मंत्री हैं, श्रम राज्य मंत्री हैं। श्रम राज्य मंत्री कौन है? सुखराम बिश्नोई है। चलिए राजस्थान में आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महिंद्रा सेज स्टोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, जो कि कहां पर स्थित है यह बताना है। राजस्थान में महिंद्रा सेज स्टोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हाल ही में की जा रही है, जो कहां पर स्थित होगा? महिंद्रा सेज कहां स्थित है अगर ये भी पता है तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो यह स्थापित किया जा रहा है राजस्थान के जयपुर जिले में। जयपुर में ही आपको पता है महिंद्रा सेज की स्थापना की गई है। महिंद्रा सेज जो है ये महिंद्रा सेज कहां बना हुआ है? ये सेज बना हुआ है आपके जयपुर में। वहीं पर क्या बनेगा? स्टोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इस स्टोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है जयपुर में ही। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। संस्कृति और संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा राज्य के किस जिले में एक मेगा कैरियर काउंसिल वर्कशॉप का परामर्श 2022 के नाम से अभी हाल ही में शुरू की गई थी? वो जिला कौन सा है उसका नाम जरा बताइएगा। संस्कृति और संसदीय मामलों के मंत्री हैं, मामलों के राज्य मंत्री हैं कौन? अर्जुन मेघवाल। इनके द्वारा क्या किया गया? एक कैरियर काउंसिल का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा इन्होंने परामर्श 2022। इस परामर्श 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो बीकानेर में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। बीकानेर में इस कैरियर काउंसिल सेमिनार का आयोजन जो हमारे संस्कृति और संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन मेघवाल जो हैं इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में पदभार इनमें से किसने ग्रहण किया है? राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में इनमें से किसके द्वारा ग्रहण किया गया? राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार सीताराम लांबा के द्वारा ग्रहण किया गया अभी हाल ही में। उर्मिला योगी जो है वो अलग घुमंतु जो है घुमंतु समुदाय जो है उनके आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर चंद्रभान जो है इनको किसका प्रमुख बनाया गया? तो 20 सूत्री कार्यक्रम 20 का जो है उसके आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। महादेव सिंह खंडेला किसान जो आयोग है, किसानों की आपस में बातचीत सुनने के लिए इस आयोग का प्रमुख इन्हें बनाया गया। युवा आयोग सीताराम लांबा को बनाया गया है अभी हाल ही में प्रमुख। चलिए अगला सवाल। अब यहां से आगे आपके बजट के सवाल शुरू हो चुके हैं। अब सवालों को धैर्य से पढ़ना और फटाफट जवाब देना है।
राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालयों की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? इसमें से राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो ध्यान रखना, जिला स्तर पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय जो है इनकी स्थापना होगी, सावित्रीबाई फुले वाचनालयों की स्थापना होगी। और इसके लिए सरकार ने 50-50 लाख रुपए को जो है, इस 50-50 लाख रुपए की राशि जो है वो सरकार ने बजट में देने की घोषणा की है। यानी प्रत्येक जिले में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे इसके लिए। अगला सवाल जरा देखिए भैया क्या है। पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पैरा खेल एकेडमी की स्थापना का निर्माण कहां किया जाएगा? पैरा जो खिलाड़ी हमारे हैं, पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हो या कोई सा भी खिलाड़ी हो, उस तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पैरा खेल एकेडमी की स्थापना यहां कहां की जाएगी? राजस्थान में। तो राजस्थान के जयपुर और जोधपुर दो जिले हैं जहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो ए व बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। राजस्थान में कहां पर स्थापना होगी? राजस्थान में ये एक स्थापना जयपुर में खोली जाएगी और एक जोधपुर में खोली जाएगी। तो ए व बी आपका इसका सही जवाब है। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। मेट्रो फेज फर्स्ट डी का निर्माण कहां से कहां तक किया जा रहा है? ये जरा देखिएगा, ये लिखा है मेट्रो फेज फर्स्ट डी, मेट्रो फेज फर्स्ट डी। मैं बता देता हूं आपको, एक तो फेज फर्स्ट सी होगा, एक फर्स्ट क्या होगा? डी होगा। तो ये फेज फर्स्ट सी और डी कहां से कहां तक होगा जरा सुनिए। सी तो होगा बड़ी चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक, बड़ी चौपड़ से लेकर के कहां तक होगा? चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा, ये ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा, ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा। और आपको ध्यान रखना है फर्स्ट डी जो है वो बड़ी चौपड़ से लेकर के कहां तक होगा? 200 फीट बाईपास तक होगा, 200 फीट बाईपास जो है यहां तक इसका निर्माण किया जाएगा। प्लस फेज सेकंड की भी डीएलपी की जाएगी। तो फेज सेकंड जो है, इस फेज सेकंड का निर्माण कहां से कहां तक होगा? तो इसका निर्माण सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक होगा, सीतापुरा टू अंबाबाड़ी या अंबाबाड़ी टू सीतापुरा जो है, अंबाबाड़ी जो है यहां तक इसका क्या किया जाएगा? अंबाबाड़ी यहां तक इस फेज 2 की डीएलपी यानी इसका भी काम किया जा सकता है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट डी होगा 200 फीट बाईपास तक, ये 200 फीट बाईपास तक, इसका मतलब ये तो होगा फेज आपका फर्स्ट डी और ये आपका फेज फर्स्ट क्या होगा? और ये होगा आपका सी। तो ये दोनों बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बजट की महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद तो करनी ही पड़ेगी। और वीडियो का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, टीचर का, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो आगामी, उन सब के लिए यह बजट महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में यहां से एक दो सवाल आने वाले हैं। बजट 2022-23 में कृषि संबल मिशन के तहत भूमिहीन 2 लाख श्रमिकों को प्रति परिवार कितनी राशि प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा की गई है? कृषि संबल मिशन चलाया जाएगा। उस कृषि संबल मिशन के तहत भूमिहीन 2 लाख श्रमिकों को प्रति परिवार कितनी राशि प्रति वर्ष दिए जाने की सरकार ने घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों, वो क्या होगा? यहां होगा 5,000 रुपए। 5,000 रुपए प्रति वर्ष ऐसे भूमिहीन किसानों को जो है वो दिए जाने वाले हैं। तो यहां प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा क्या है भैया। कितनी राशि से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना शुरू की जाएगी? जैसे देश में 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण किया गया, वैसे ही राजस्थान में स्मार्ट शहरों का निर्माण होगा। राजस्थान के आपके आसपास का जो शहर है उसको देख लीजिए, वो स्मार्ट बनने वाला है आने वाले दिनों में। यानी अमेरिका की जैसी चमचमाती वहां रोडें होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगे, बड़े बड़े भवन होंगे, बड़े बड़े पार्क होंगे और पार्कों में आनंद होगा। कितनी राशि से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की जाएगी? राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना जो है इसके लिए कितनी राशि सरकार देने वाली है? तो 100 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। तो भैया 1,500 करोड़ रुपए के बगैर तो क्या होगा? देखो आप ही बताओ, इसमें 1,500 करोड़ की अगर राशि नहीं मिले तो फिर क्या मजा है जीने में और क्या मजा है इस प्रकार की चीजों को हल करने में? तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि राजस्थान सरकार इसके लिए कितनी राशि देने वाली है। तो राजस्थान सरकार इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए तक की राशि इसमें 1,500 करोड़ रुपए तक की राशि इसमें सरकार देने वाली है। तो 1,500 करोड़ रुपए की राशि सरकार इसमें देने वाली है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन हेतु 9.60 करोड़ की राशि दी गई है। इस परियोजना से लाभान्वित जिलों की संख्या बताइए कितनी होगी?
पूर्वी नहर परियोजना में आप लोगों को कल ही बताया था मैंने, काली सिंध जो है, उस काली सिंध और हाड़ौती वाला जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है, काली सिंध क्षेत्र है, और इसके अलावा पार्वती जो आपकी है, पार्वती और गंभीर नदी जो है, पार्वती, ये सब नदियों से संबंधित जो क्षेत्र है, इसको पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और पिछले साल में जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा गया है। तो आप ध्यान रखना, इससे 13 जिले राजस्थान के क्या होने वाले हैं, लाभान्वित होने वाले हैं। और वैसे भी 13 जिलों में है और ज्यादा पानी, इसको केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर भी सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखो, राजस्थान में गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाए जाने की घोषणा बजट में की गई है। अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाए जाने की घोषणा बजट में की गई है। इससे पूर्व राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम कब लाया गया था? ये एक पूर्व का अधिनियम है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम। यह अधिनियम कब का है आपको यह बताना है। तो यह अधिनियम जो है वो वर्ष 2011 का है। कब का है? वर्ष 2011 का एक्ट है, जो सरकारी सेवाओं की पहुंच जो है वो आसान बनाने के लिए, लोगों तक पहुंच प्रतिस्थापित, तो इसके लिए अधिनियम था। लेकिन अब राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो लाया गया, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को राजस्थान सरकार की सेवाएं घर पर उपलब्ध हो, ऑनलाइन उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से सरकार के द्वारा की जाएगी। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, बजट 2022-23 में कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है इस बजट में कृषि के लिए। मैंने आपको बताया था लगभग 5.9% के आसपास जो है, इतने प्रतिशत के आसपास पूरे बजट का जो है वो हिस्सा किसको मिला है? कृषि बजट को मिला है। तो इसके तहत कितनी राशि का प्रावधान किया है ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। कृषि बजट इस बार अलग से प्रस्तुत किया गया है, तो जो जो कृषि बजट में अच्छी बातें हैं हम तो आपके सामने रख ही रहे हैं, फिर भी आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर इसका सही जवाब है 78,938 करोड़ रुपए की राशि है, यानी 78,938 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सरकार के द्वारा इस बजट में कृषि के लिए आवंटित की गई है। अगला सवाल क्या है जरा देखो, यहां लिखा है पशुपालकों को दूध पर मिलने वाली प्रति लीटर 2 रुपए अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी पशु संपदा योजना कह दीजिएगा आप, या मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक क्षेत्र के लिए इस प्रकार की जो योजना सरकार ने शुरू कर रखी थी, उस योजना के लिए सरकार ने क्या कर रखा था कि पहले प्रत्येक जो पशुपालक था उस पशुपालक को प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए का सरकार अनुदान देती थी। अब उस अनुदान राशि, अनुदान का मतलब होता है सब्सिडी सरकार उसको देती थी, अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 5 रुपए कर दिए हैं। कितने? 5 रुपए कर दिए, यानी 2 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 रुपए कर दिया गया। इसका मतलब बढ़ोतरी कितने रुपए की कर दी है? प्रति लीटर जो है, पर लीटर जो है ये कर दिया गया है, पर लीटर ये कर दिया गया है, पर लीटर ये कर दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो, राजस्थान में पहली बार ड्रोन से खेती को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर को कितने ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे? ये कस्टम हायरिंग सेंटर वो होंगे जो कंपनी से क्या खरीदेंगे? ड्रोन खरीदेंगे और किसान तक उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा? कंपनी से खरीद कर सरकार किसको देगी? कस्टम हायरिंग सेंटर को। और ये कस्टम हायरिंग सेंटर किसको उपलब्ध कराएंगे? किसान को उपलब्ध कराएंगे। और किसान इनका क्या करेगा? कीटनाशक छिड़काव करवाएगा। और इसके अलावा कोई भी कृषि सहायक काम अगर है, कृषि सहायक कोई भी काम है जो ड्रोन के माध्यम से करवाया जा सकता है, खेत की निगरानी करनी हो, कोई भी काम करना हो, वो सारे काम इस ड्रोन के माध्यम से संपन्न करवाए जा सकते हैं किसान के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, इस प्रकार के 1000 ड्रोन जो है वो ड्रोन हायरिंग, कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान बजट के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया, और 2022-23 में राज्य का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया।
ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये सभी कथन सत्य हैं। और दूसरी बात ये है मेरे मित्रों, ये कथन तो सत्य है ही, सत्य होने के साथ साथ ध्यान रखना ये तीनों के तीनों काम जो है वो एक ही मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए, और वो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। इनके द्वारा यह काम जो है वो किया गया है। और ये संबंधित कहां है? इनका जन्मदिन 3 मई को आता है, ये जरूर ध्यान रखना भैया। जन्म दिवस कब आता है? 3 मई को इनका जन्म दिवस आता है। ठीक है, कुछ लोगों से इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उनका बर्थडे कब आता है या जन्म दिवस कब आता है। तो वसुंधरा राजे अगर सीएम बने तो 8 मार्च याद ही है सबको, लेकिन अशोक गहलोत का 3 मई को जन्मदिन आता है, ये ध्यान रखनी है। तो इनके द्वारा ही यह काम किया गया। राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले यानी सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्तियों की बात की जाए तो उसमें दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। कौन? अशोक गहलोत। 2 नंबर के एक 16 साल मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो आपको याद होगा। तो उसके बाद अब आपके सामने यह है, और आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में पहले 3 मुख्यमंत्रियों को क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। उसके बाद जयेंद्रनाथ व्यास जो है वो मनोनीत होने वाले और निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री भी बन चुके थे। तो हीरालाल शास्त्री हो, चाहे वो आप लोगों का वीआर वेंकटराम हो, चाहे ठीक है, जो कि आईएएस अधिकारी भी रह चुके थे। तो ये सब नाम आप लोग पहले से जानते हैं। तो अशोक गहलोत जी का 3 मई को जन्मदिन। ये तीनों बजट की बातें जो है वो आपको ध्यान रखना है। पहला जेंडर बजट हो, राज्य का पहला पेपरलेस बजट हो, राज्य का पहला कृषि बजट हो, ये तीनों काम इन्होंने ही किए हैं। चलिए भैया, हाँ अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो, यहां लिखा हुआ है शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की जानी है। शहरी रोजगार योजना, ठीक है, हाँ जी बोलो। यहां पर है शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है इसको शुरू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए जरूर ध्यान रखना, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च करने वाली है सरकार? प्रति वर्ष इस पर 800 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने वाली है। शहरी क्षेत्र, बार बार बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा, शहरी क्षेत्र जो है इनके लिए इंदिरा गांधी के नाम पर इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू करने का फैसला किया है। और जब जिस दिन इसको शुरू किया जाए उस दिन ध्यान रखना पूरा हाहाकार बचेगा राजस्थान में, इसलिए क्योंकि सब जगह इसकी चर्चा होगी, होर्डिंग बनेंगे, सब जगह इसका खर्चा किया जाएगा, तो आपकी परीक्षा में इस पर सवाल बनेगा। ठीक है, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा इसके तहत। और ग्रामीण क्षेत्र जो है क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा पहले से ही चल रही है, मनरेगा पहले से चल रही है, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब इसमें 100 के स्थान पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, यानी 25 दिन के रोजगार को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए मेरे मित्रों, इसका सही जवाब क्या है? 800 रुपए है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस के स्थान पर कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? अभी मैंने बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है इसमें 100 दिवस के स्थान पर अब कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 125 दिन का रोजगार, यानी 100 के स्थान पर अब कितना कर दिया? 125 कर दिया। कितने दिवस का रोजगार बढ़ा दिया? 25 दिवस के रोजगार की वृद्धि कर दी गई है। 25 दिवस रोजगार की वृद्धि सरकार के द्वारा कर दी गई है। हाँ जी, अंग्रेजी के टीचर लगाए जाएंगे, अंग्रेजी माध्यम के 100 स्कूल खोले जाएंगे। चलिए, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे, इसकी चिंता मत करो आप लोग। जिस तरीके के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उन्हीं सवालों पर बात करेंगे। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जो आगामी वर्ष से क्या होगी? लागू होगी। आगामी वर्ष का मतलब है वर्ष 2023 से ही लागू होगा, इस वर्ष लागू नहीं होगी। ये चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 5 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया गया है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू कर दी है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना जो है इसको शुरू करने की बजट में घोषणा की गई है। ये सब घोषणाएं हैं, अभी तक इसमें से काम एक भी नहीं हुआ है, ये ध्यान रख लेना। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो है वो 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का क्या किया जाएगा?
बीमा क्लेम दिया जाएगा। यहां पर बीमा क्लेम कितना होगा? 5 लाख रुपए का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, और चिरंजीवी सामान्य योजना में 10 लाख रुपए अब कर देंगे। चलिए, लेकिन अभी लागू नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से 2023 से इसको लागू किया जाएगा। चलो जी, अगला सवाल देखो क्या है। राज्य में केंद्रीय कॉलेज कहां खोला जाएगा, ये बताइए जरा। राजस्थान में केंद्रीय कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज जो है वो खोला जाएगा। तो यह केंद्रीय कॉलेज राजस्थान में कहां खोला जाएगा? तो ध्यान रखना, इसको जोधपुर में खोला जाएगा। जोधपुर में एक नेत्रहीन संस्था का भी निर्माण किया जाएगा। नेत्रहीन लोगों के लिए, नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए क्या किया जाएगा? एक संस्था की स्थापना भी कहां पर की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी मेरे मित्रों। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? जोधपुर इसका सही जवाब होगा। तो यहां पर इसको ध्यान रखना, राजस्थान के चूरू जिले की तारानगर तहसील जो है, यहां पर होम्योपैथिक कॉलेज जो है, तारानगर में होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। होम्योपैथी कॉलेज, होम्योपैथी जो कॉलेज है उसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। चलिए अगला सवाल। और कई नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की गई, 17-18 नर्सिंग कॉलेज जो हैं इनको खोले जाने की भी सरकार ने घोषणा की, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को उसमें प्राथमिकता दी गई है। अगला सवाल देखिए, पालनहार योजना में मिलने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर के 2500 रुपए कर दिया गया है सरकार के द्वारा। 1500 रुपए जो पालनहार योजना में पेंशन के तौर पर दिए जाते थे, किसके तौर पर? पेंशन के तौर पर दिए जाते थे, उसके राशि को बढ़ाकर सरकार ने अब 2500 रुपए कर दिया गया है। और जो सरकारी कार्मिक हैं, यानी कार्मिक का मतलब सरकार के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की 2004 के बाद के जो कर्मचारी हैं, इनको ओल्ड पेंशन यानी जीवन भर अपनी जिस दिन रिटायर होने वाले होंगे कर्मचारी, उस दिन जो तनख्वाह होगी उससे आधी तनख्वाह उसको आजीवन मिलेगी, उसको आजीवन मिलने वाली है। ये कार्मिकों की पेंशन योजना है, कार्मिक पेंशन योजना, उसकी भी बजट में शुरुआत की गई है। कार्मिक पेंशन योजना जो है वो 2004 के बाद के जो कार्मिक हैं, उन कार्मिकों को ओल्ड पेंशन मिलने वाली है। ओल्ड पेंशन का मतलब यही है कि भैया पहले क्या होता था, पेंशन योजना को बीच में इस प्रकार से बंद कर दिया गया था, और अब सरकार ने वापस घोषणा कर दी है कि 2004 के बाद के भी जो कार्मिक हैं उनको भी हम ओल्ड पेंशन देने वाले हैं। तो यह एक मास्टर स्ट्रोक खेला है अशोक गहलोत ने, क्योंकि अब जो टीचर हैं उनको क्या हो गया है आपको यह पता होना चाहिए। तारानगर में खेल स्टेडियम भी होगा, यह भी सही बात है। तो कार्मिक जो हैं उनके माध्यम से इस स्कीम को बढ़ाने की वजह से अब टीचर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हो चुके हैं? अशोक गहलोत जी हो चुके हैं। और जो टीचर वाली जो कौम है या फिर कार्मिकों वाली जो कौम है, उन्होंने अब अशोक गहलोत जी को एक लोक देवता के रूप में पूजे जाने का फैसला भी कर लिया है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? 2500 रुपए इसका सही जवाब है। अगला सवाल क्या है? राजस्थान में कितनी राशि से ईडब्ल्यूएस विकास कोष का गठन किया जाएगा? राजस्थान में कितनी राशि से ईडब्ल्यूएस कोष का गठन किया जाएगा, ये बताइए जरा। राजस्थान में कितनी राशि से ईडब्ल्यूएस जो है, जिसको 10% आरक्षण दिया है सरकार ने, उस ईडब्ल्यूएस के विकास के लिए कितनी राशि जो है वो सरकार खर्च करने वाली है, उस राशि के बारे में जरा बताइए। सरकार इसको लेकर के कितनी राशि जो है वो खर्च करने वाली है, उस राशि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कितनी राशि जो है वो सरकार इसमें खर्च करने वाली है। तो एकदम सही जवाब आपका आ गया, 100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सरकार इस पर क्या करने वाली है? खर्च करने वाली है। 100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ईडब्ल्यूएस विकास कोष के गठन के लिए सरकार खर्च करेगी। अगला सवाल है, बाबा साहब आमटे दिव्यांग अस्पताल कहां खोला जाएगा? बाबा साहब आमटे दिव्यांग अस्पताल कहां खोला जाएगा? तो मैंने ये बताया आपको, दिव्यांग अस्पताल तो जयपुर में खोला जाएगा। और ध्यान रखना, नेत्र संस्थान जो है, नेत्रहीन संस्थान जो है, नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए ये संस्थान जो है वो कहां खोली जाएगी? तो ये संस्थान आपके जोधपुर में खोली जाएगी। तो इसका सही जवाब तो क्या है? जयपुर है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके स्क्रीन पर। बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कहां पर स्थापित किया जाएगा? बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित किया जाना है। राजस्थान के जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो है वो स्थापित किया जाएगा बाजरे के लिए। अगला सवाल क्या है जरा देखो। नेक्स्ट सवाल है, बागड़ टूरिज्म सर्किट जो है वो कहां विकसित किया जाएगा? ये सवाल आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस इतना याद कर लो, इनमें से सवाल पेपर में छपेगा।
अभी भी मैं बहुत सारे सवाल और बना रहा हूं, नए नए सवाल जो है बजट से संबंधित, वो सब धीरे धीरे आपके सामने रखे जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे की भी आपकी जो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन इनको याद रखिए, बागड़ टूरिस्ट सर्किट जो है ये कहां शुरू होगा, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है, इन दोनों क्षेत्रों के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे उसमें अंबा घोटिया मंदिर हो, चाहे आप लोगों का बांसवाड़ा में स्थित माऊजी की तपोभूमि जिसको हम डूंगरपुर के क्षेत्र में जानते हैं वो भूमि हो, चाहे कोई भी क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मानगढ़ धाम हो, इन सब पर्यटन स्थलों को जोड़कर क्या किया जाएगा, बागड़ टूरिस्ट सर्किट का निर्माण यहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका सही जवाब यहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से जो भी आए वो दोनों इसके सही जवाब होंगे। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है मेरे मित्रों, कितनी राशि की लागत से पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप और पोर्टल विकसित होगा। यानी आप पर्यटन क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे हैं तो आपको घर बैठे ही ऐप के माध्यम से ऐसी सुविधाएं मिल जाएगी कि आप पहले ही उन सभी चीजों को जो बुक करना चाहते हैं पर्यटन से संबंधित, वो सारी, जहां आपको कोई परेशानी ना हो, उनको पहले से आप बुक कर सकें। प्लस पर्यटकों के साथ होने वाली जो धोखाधड़ी है उसको कम किया जा सके, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप और एक पोर्टल जो है वो पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इसमें सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है मेरे मित्रों, 1000 करोड़ की लागत से 383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहां बनेगा। ये वो सवाल है जिस पर मैंने कई कमेंट आपके देखे थे। यहां ये गलती से छप गया मुन्ना, तो कोई बात नहीं यार, ऐसे हो जाता है, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, तो यहां पर ज्यादा लोड नहीं लेते। ये सवाल ऐसा था जिस पर आपने खूब कमेंट किए, सर पचभद्रा बाड़मेर में है, जैसलमेर में नहीं है, तो अब इसको सही कर देते हैं, बात खत्म। और बात खत्म के स्थान पर अब क्या कर देते हैं, इसको बाड़मेर बना देते हैं। तो यहां पंचभद्रा भैया कहां पर है, बाड़मेर में है। ये लो जी, बाड़मेर आ गया। अब तो आपको इसका जवाब आता ही होगा मेरे हिसाब से। क्या है देखो जरा, 100 वर्ग किलोमीटर जो है 1000 करोड़ रुपए की राशि है और 383 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इस क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा और ये कहां बनेगा भैया, पचभद्रा बाड़मेर में बनेगा। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक न्यूज पढ़ाई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, वो वाली क्या थी मेरे मित्रों, ये थी कि आपकी केरन एनर्जी जो कंपनी है, क्या है, केरन एनर्जी जो कंपनी है, एनर्जी जो कंपनी है, इस एनर्जी के द्वारा राजस्थान के इसी क्षेत्र में एक नया तेल कुआं क्षेत्र जो है वो खोजा गया है। एक तेल क्षेत्र जो खोजा गया उसका नाम क्या रखा गया, दुर्गा रखा गया है। तो ये दुर्गा रट्टा मार लेना भैया, रागेश्वरी, कामेश्वरी, भागेश्वरी, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये सारे किस क्षेत्र में पड़ते हैं, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है राजस्थान का, वहां पर पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जैसलमेर बेसिन जो है वो जैसलमेर बेसिन में, जैसलमेर वाला बेसिन है उसमें कैसे क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बकरी वाला, टिबे वाला, बागा वाला, ये वाला वाले सारे जो हैं वो जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। एक नाम है जिसका नाम है पूनम, वो पूनम क्षेत्र जो है वो लड़की के नाम पर है और वो वाला है बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है। बाकी सारे इस तरीके के लड़कियों के नाम के जो भी आपके पास तेल उत्पादक क्षेत्र आए उनके बारे में ध्यान रखना, वो बाड़मेर सांचौर बेसिन के क्षेत्र है। किसके, बाड़मेर सांचौर, 4 बेसिन राजस्थान के अंतर्गत हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 4 इस प्रकार के बेसिन है जिसमें से एक बाड़मेर सांचौर बेसिन है। यहां पर एक दुर्गा नाम का नया जो तेल क्षेत्र है वो किसके द्वारा, केरन एनर्जी कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया, खोजा गया है। और मैंने आपको बताया पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहां तैयार किया जाएगा, ये पंचभद्रा बाड़मेर में बनेगा। इसके लिए 1000 करोड़ की लागत की राशि जो है वो सरकार ने क्या कर दी है, बजट में स्वीकृत कर दी है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है जरा देखो, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा। ठीक है, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो अब इससे निजात पाने के लिए रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाना प्रस्तावित है, तो यह है, ध्यान रखिएगा, यह खोला जाएगा HCM रीपा में। और HCM रीपा कहां पर है,
जयपुर में एचसीएम रीपा, एचसीएम रीपा में जयपुर में इसको क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना यहां पर की जाएगी। अगला सवाल, माइक्रो इरिगेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी किस स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो है यानी सूक्ष्म सिंचाई जो पद्धति है उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन की भी स्थापना सरकार कर रही है, यानी 11 कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए मिशन जो है वो सरकार चलाने वाली है। इसको लेकर के एक माइक्रो इरिगेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना इनमें से राजस्थान सरकार जो है वो किस स्तर पर स्थापित करने वाली है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, तहसील यानी ब्लॉक स्तर पर, तो ये ध्यान रखना ये संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। समझ गए, भरतपुर संभाग है, कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, ऐसे संभाग स्तर पर, जयपुर संभाग है, ऐसे संभाग स्तर पर क्या की जाएगी, आपकी स्थापना यहां पर की जाएगी। माइक्रो इरिगेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना जो है वो संभाग स्तर पर की जानी है। चलिए मित्रों अगला सवाल देखिएगा। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इन सवालों को देखकर और बहुत अच्छे सवाल जो हैं वो इस बार आपके बने हैं। ये जरा देखिएगा, इन पर सवाल जो है वो बनेंगे, परीक्षाओं में सवाल आएंगे यहां से। इंदिरा रसोई योजना जो है, इंदिरा रसोई योजना जो है वो अगस्त 2020 की डेट आपको याद ही होगी। इसके तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 है या 358 है, ये 358 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, अब ये आपको बताना है। 500, 600, 800, 1000 कितनी इंदिरा रसोई बढ़ा दी है। इंदिरा रसोई योजना के तहत मिलने वाली जो राशि थी वो पहले कितनी थी, 20 रुपए लागत होती थी। 20 रुपए क्या थी, लागत होती थी। अब इन्होंने कहा भाई साहब हमारी लागत बढ़ गई है, और पहले सरकार हमें क्या करती थी, 12 रुपए का अनुदान देती थी और ये 8 रुपए लगते थे किसके, खाने वाले के। अब इस अनुदान राशि को प्लस 5 रुपए सरकार के द्वारा बढ़ा दिए गए, यानी अब सरकार जो है वो 17 रुपए का क्या देने वाली है, इस पर अनुदान देने वाली है। ये भी आप बात ध्यान रखना, सरकार कितना अनुदान देगी, 17 रुपए। इसका मतलब है इस पर लागत 5 रुपए की बढ़ गई है, तो अब ये लागत कितने रुपए हो गए, 25 रुपए अब इसकी क्या हो गई है, लागत हो गई है। तो 1000 इसका सही जवाब है। ठीक है, हाँ जी, इसका सही जवाब क्या है, 1000 इस प्रकार की रसोइयां जो है वो सरकार के द्वारा खोली जाएगी। 500 नहीं मेरे मित्रों, ये खोली जाएगी कितनी, 1000 इंदिरा रसोई योजनाओं के खोले जाने की बात सरकार ने कही है। अगला सवाल जरा देखो भैया क्या है, यहां है निम्न में से कौन से मिशन को शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है अभी हाल ही में। देखो जरा, कौन से मिशन को शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है, कौन से मिशन को शुरू करने की घोषणा अभी हाल ही में बजट में की गई है। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। मैंने कहा कृषि से जुड़े हुए 11 मिशन सरकार शुरू करने जा रही है। कितने मिशन, 11 अलग अलग मिशन शुरू करने जा रही है। उन सब 11 मिशन का आपके सामने जिक्र आ जाएगा क्लासेज में ही, तो आप ध्यान रखना। अभी 3 मिशन, राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का मिशन है, मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन है, यहां पर है ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैविक खेती, और राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है। ये दोनों तो वैसे एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन है और यहाँ मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन है, बस इतना सा ही फर्क है। ठीक है, यहां पर सही जवाब इसका क्या है, सभी इसके सही जवाब है। चलो अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। 46 नंबर सवाल है, राज्य में नया डेंटल कॉलेज कहां खोला जाएगा। डेंटल कॉलेज राजस्थान में कहां पर खोला जाएगा, इनमें से आपको देखना है। राजस्थान में नया डेंटल कॉलेज, डेंटल कॉलेज पहले से जयपुर में है और नया डेंटल कॉलेज जोधपुर में खोला जाना है भैया, सीधी सी बात है। केंद्रीय कॉलेज हो और इसके अलावा नेत्रहीन लोगों की संस्था हो, डेंटल कॉलेज हो, ये सब के सब कहां खुलने वाले हैं, जोधपुर में खुलने वाले हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जोधपुर होगा। जोधपुर में पैरा मेडिकल के पैरा खिलाड़ी जो हैं इनके लिए जोधपुर और जयपुर में अकादमी भी स्थापित की जाएगी। अगला सवाल जरा देखो, 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने हेतु कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सोलर पंप के लिए सरकार ने अनुदान राशि अब कितनी कर दी है, 1 लाख किसानों को दिया जाएगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, सोलर पंप हेतु कितनी अनुदान राशि दी जाएगी। मान लो 100 रुपए लागत है, ये क्या है, लागत है। इस लागत का सरकार कितने प्रतिशत अनुदान देगी, तो सरकार इसमें अनुदान देने वाली है मेरे मित्रों 60%। 60% अनुदान सरकार देगी, इसका मतलब लागत कितनी बच गई, 40 की। वो 40 की लागत जो है वो किसान को भुगतनी होगी और उसमें से भी वो ब्याज पर क्या कर सकता है, बैंक से ऋण उधार ले सकता है, तो बैंक से भी वो ऋण ले सकता है। इस प्रकार की भी व्यवस्था है। चलिए
यहां पर अगला सवाल आपके सामने जो है वो क्या होगा जरा देखो, 60% अनुदान इस पर मिलने वाला है। नेक्स्ट सवाल है, जयपुर, जयपुर का नाम आपने सुना होगा, जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार कहां से कहां तक किया जाएगा? मैंने फर्स्ट सी बता दिया, फर्स्ट डी बता दिया, अब ये सेकंड है। इसकी डीएलपी यानी अभी तक इसको पूरा पहले चरण में पूरा नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें बहुत समय लगेगा। ये है जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार कहां से कहां तक किया जाएगा। अभी इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इससे पहले फर्स्ट सी फर्स्ट डी पूरे होंगे और हो सकता है ये सरकार जो है इसके चुनाव भी हो जाए जब तक ये सेकंड आए तब तक, लेकिन अभी इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी बजट में घोषणा कर दी तो हमें तो पढ़ना है। कहां से कहां तक होगा, तो मैंने आपको बताया था ये वाला कहां से कहां तक होगा, चांदपुर से बड़ी चौपड़, चांदपुर से सीतापुरा, बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे तक और मानसरोवर से सांगानेर, इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो इसको मैं यहां कर देता हूं फर्स्ट सी कर देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, फर्स्ट सी कर देते हैं, फर्स्ट सी। फर्स्ट सी का इसमें सही जवाब है मेरे मित्रों, इसमें सेकंड का जवाब भी नहीं है। क्या नहीं है, सेकंड जो है वो कहां से कहां तक होगा, तो मैंने आपको बता दिया अंबाबाड़ी से सीतापुरा होगा। अंबाबाड़ी जो है ये अंबाबाड़ी सोमूपुरिया जो है इसके नजदीक है। अंबाबाड़ी से कहां तक होगा, तो ये अंबाबाड़ी से आपका सीतापुरा तक होगा, सीतापुरा तक होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, हाँ भर्ती आएगी कृषि पर्यवेक्षक की, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो घोषणाएं की है उनमें अच्छी ढंग से आएगा। कृषि पर्यवेक्षक का जो है वो सब भर्तियां हैं, लाखों भर्तियों की घोषणा सरकार ने की है। और आप मानकर चलिए मेरे मित्रों, जिस किसी को राजस्थान में नौकरी लगना है उसके लिए आगामी ये 12 महीने हैं। आगामी 12 महीने में जो नौकरी राजस्थान में प्राप्त कर लेगा उसकी नौकरी तो पक्की है, जो नहीं कर पाएगा वो आगामी 4 साल इंतजार करना, वापस वही समय आएगा जब आपके सामने नौकरियों का पिटारा खुलेगा। बीच में यही कोर्ट कचहरी सरकार, कोर्ट कचहरी सरकार, धरना, ये सब चलता रहेगा, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और तारीख के तारीख पर आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी आपको पता ही है। तब तक राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? राजस्थान में जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है या सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, माइक्रो इरिगेशन जो मिशन चलाया है सरकार ने, उसके तहत सरकार कितनी राशि खर्च करने वाली है? तो सरकार इस पर 2700 करोड़ रुपए की राशि क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है। 2700 करोड़ रुपए राशि के सहयोग के माध्यम से सरकार ऐसा करने वाली है। तो चलिए अब मित्रों, आज के मैंने आपके सामने लगभग 45 सवाल जो है वो सप्ताह भर के कवर किए हैं और यह सवाल अगर आप याद कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप सप्ताह भर की खबरों को कवर करने की स्थिति में रहेंगे। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 5 बजे आपकी क्लास शुरू हुई और ठीक 6 बज चुके हैं, 1 घंटे का समय हमें मिला, उसमें हमने ये सब बातचीत की। तो अब फिर कल मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपना स्नेह हम सब के प्रति बनाए रखिए और आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए आप सबसे लेते हैं विदा। तब तक आप सभी को धन्यवाद।